एपिसोड 81। सुबह की हल्की हल्की किरणें कमरे में झांक रही थीं। रिवांश की आंखों पर सूरज की रोशनी पड़ी तो उसने थोड़ा करवट बदली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि रिधा उसकी बाहों में सिमटी हुई सो रही है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जैसे कोई खूबसूरत सपना देख रही हो। रिवांश ने हल्के से उसकी नाक को छुआ और फुसफुसाया, बेबी उठ भी जाओ, सुबह हो गई है। रिधा आंखें बंद रखते हुए मुंह बनती है और कहती है, हम 5 मिनट और प्लीज। रिवांश को उसकी यह अदा बहुत प्यारी लगी। वो धीरे से मुस्कुराता और शरारत के साथ कहता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं उठी तो मैं तुम्हें उठाने का अपना तरीका अपनाऊंगा। रिधा बिना आंखें खोले ही उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, ओल्ड हस्बैंड, आपको जो करना है कर लो, मैं नहीं उठने वाली हूं। रिवांश को और क्या चाहिए था। उसने धीरे से अपने होंठ उसके गालों पर रख दिए, फिर धीरे धीरे उसके कानों के पास जाकर कहता है, अब उठो ही या और कोशिश करूं। उसकी इस हरकत से रिधा की धड़कनें तेज हो जाती है और वह झट से अपनी आंखें खोल लेती है और रिवांश की तरफ देखते हुए कहती है, ओल्ड हस्बैंड, आप ना बहुत बदमाश होते जा रहे हो। आप मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने लगे हो। रिवांश उसकी बात सुनकर हंस पड़ता और कहता है, तुम्हारी वजह से। वैसे मुझे भूख लगी है, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। रिधा भी अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। वो उठते हुए कहती है, पहले मुझे फ्रेश होने दो, फिर देखते हैं तुम्हें क्या बनाना आता है। कुछ देर बाद जब दोनों किचन में पहुंचते हैं तभी रिवांश किचन में काम कर रही सारी मेड को बाहर निकाल देता है और फिर रिवांश बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहता है, आज का ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगा। रिधा उसे शक भरी नजरों से देखती है और कहती है, सच में? फिर तो मुझे मेड से अपने और घर वालों के लिए कुछ और बनाने के लिए बोलना पड़ेगा। रिवांश उसकी बात सुनकर नौटंकी करते हुए अपने दिल पर हाथ रखता है और कहता है, वाह, तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं। रिधा उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, ठीक है, देखते हैं आज आपकी कुकिंग स्किल्स। रिवांश पूरे जोश से फ्रेंच टोस्ट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेड तवे पर डालता है वो जलने लगती है। ये देखकर रिधा अपनी हंसी रोक नहीं पाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, ओल्ड हस्बैंड, आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो या कोयला? रिवांश थोड़ा झेप जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, तुम बनाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रिधा उसकी बात सुनकर मुंह बना लेती है और फिर बड़े ही क्यूटली अंदाज में कहती है, लेकिन बने तो मुझे भी नहीं आता है। तभी इवान अंदर आते हुए बड़े ही प्यार से उन दोनों को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, आप दोनों को नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपका बेटा है ना, आज नाश्ता आपका बेटा बनाएगा। और डैड, आप मेरी हेल्प करेंगे और साथ में ध्यान से सीखेंगे भी, ताकि कभी फ्यूचर में इमरजेंसी हो तो आप मेरी मॉम को बनाकर खिला सके। और हाँ, दोबारा से कभी गलती से ही उन्हें कुछ बनाने के लिए मत बोलना, क्योंकि मेरी मॉम मेरी क्वीन है और क्वीन कभी काम नहीं करती बल्कि वो राज करने के लिए पैदा हुई होती है और मेरी मॉम सिर्फ राज करने के लिए पैदा हुई है। तभी एक एक करके घर के सारे फैमिली मेंबर भी किचन में आ जाते हैं और फिर वो रिवांश और इवान को नहाते हुए कहते हैं, तुम तीनों अकेले अकेले मस्ती करते हैं, वह भी हम सबको छोड़कर। चलो आज हम सब मिलकर नाश्ता बनाएंगे। तभी रिवांश रिधा कमर में हाथ डालते हुए कहता है, जिसे नाश्ता बनाना है वो आराम से बना सकते हैं, क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है। रिधा ने शर्माते हुए हल्का सा धक्का देते हुए कहती है, ओल्ड हस्बैंड, आप कितनी ज्यादा बेशर्म हो गया है। उसकी इस बात को सुनकर सभी हंसने लगते हैं। आज की यह सुबह उन सब लिए सिर्फ एक नॉर्मल मॉर्निंग नहीं थी, बल्कि प्यार और मस्ती से भरी हुई एक नई खूबसूरत याद बन रही थी। आज प्रताप मैंशन में मेहंदी सेरेमनी थी। हर तरफ हंसी की ठिठोली गूंज रही थी और इवान के शादी के लिए पूरी प्रताप फैमिली और कपूर फैमिली एक जगह इकट्ठा हो गई थी। उन्होंने इवान आरुषि के शादी के लिए एक पूरा रिजॉर्ट ही बुक कर लिया था। मेहंदी सेरेमनी एक शानदार इंडोर वेन्यू में रखी गई, जहां रंग बिरंगी लाइट्स और झूमर माहौल को और खूबसूरत बना रहे थे। आरुषि के हाथों में गहरे हरे रंग की मेहंदी लगाई जा रही थी और सबको इंतजार था कि इवान अपने नाम को कहां ढूंढेगा। वहीं दूसरी ओर रिधा और मिशिका इवान को छेड़ते हुए कहती है, अगर नाम नहीं मिला तो पूरी शादी कैंसिल। इवान मुस्कुराते हुए कहता है, नाम तो मिलेगा, लेकिन पहले डांस तो हो जाए। इतना बोलकर वो रिधा और मशिका का हाथ पकड़कर डांस करना स्टार्ट कर देता है और वही मानव उन दिनों का वीडियो बनाने लगता है और धीरे धीरे माहौल डांस और मस्ती में बदल जाता है। उसके दूसरे दिन मुंबई शहर के एक सबसे बड़े होटल को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था, क्योंकि दिल्ली शहर के सबसे जाने माने दो परिवार आज शादी के बंधन में बंधकर एक होने वाले थे। उस होटल के पार्किंग में कई महंगी गाड़ियां खड़ी थी। होटल के अंदर जाते ही एक बड़ा सा लॉन था, जहां एक तरफ खाने की व्यवस्था थी और उसकी दूसरी तरफ एक बड़ा सा स्टेज और मंडप बना हुआ था और मंडप को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था।
मंडप को हर तरफ से गुलाब के फूलों से सजाया गया था। वहां का वातावरण पूरी तरह गुलाब की खुशबू से खुशनुमा था। वही लॉन में कई बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई थी, जैसे कई बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता, सेलिब्रिटीज, फिल्म डायरेक्टर और भी कई लोग आए हुए थे। और वहां कई बड़ी बड़ी कंपनियों से रिपोर्टर और कैमरामैन आए हुए थे। तभी वहां उसी बड़े से होटल के सामने कई सारी सफेद रंग की गाड़ियां आकर रुकी, जिसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि कपूर परिवार आ गया है, जिन्हें देखकर सारे रिपोर्टर उनकी फोटो खींचने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन कपूर और प्रताप परिवार के बॉडीगार्ड ने उन्हें फोटो क्लिक करने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि वो सब वेल ट्रेन थे इन सब चीजों में। सब चलकर हॉल के बीचों बीच आ जाते हैं। तभी मिसेस कपूर कहती है, चलो हम अपनी प्रिंसेस को लेकर आते हैं, क्योंकि अभी कुछ मिनटों में शादी का मुहूर्त स्टार्ट होने वाला है। दूसरी तरफ एक कमरे में आरुषि घबराई हुई खुद को शीशे में देख रही थी। आज वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज उसका वो सपना पूरा होने जा रहा था जो हुआ पिछले 7 सालों से देखते आई थी। उसके बचपन का दोस्त और उसकी क्लासमेट आज हमेशा हमेशा के लिए उसका होने जा रहा था। आरुषि बेदाग चेहरा, दूध से भी ज्यादा गोरी होने के कारण उसके चेहरे पर हल्की लालिमा छाई हुई थी। मुलायम मखमल जैसी त्वचा, 5.7 फीट की हाइट, पतले लाल सुर्ख होठ, बड़ी बड़ी नीली गहरी आंखें जिसमें कोई भी खो जाए, काले लंबे बाल जो कमर तक आते थे। वो इस समय रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन का लहंगा पहनी हुई थी, उस पर पिच कलर का दुपट्टा जिसे साड़ी के स्टाइल में पहनाया गया था। हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, उस पर हरा, लाल और गोल्डन चूड़ियां, गले में बड़ा सा हार और कानों में झुमके, माथे पर बड़ा सा मांग टिका और सर पर रेड कलर की चुन्नी रखी हुई थी। बड़ी बड़ी पलकें इस वक्त झुकी हुई, नाक में बड़ी सी नथनी, होठों पर थोड़े ऑरेंज और रेड मिक्स उप शेड वाली लिपस्टिक लगी हुई थी। कुल मिलाकर वो स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। तभी वहां पर मिस्टर आ जाते हैं और उसकी नजर उतारते हुए कहते हैं, हाय मेरी प्रिंसेस को किसी की नजर ना लगे, आज मेरी प्रिंसेस कितनी प्यारी लग रही है। फिर वो उसके पास जाकर उसके माथे पर किस करते हैं। तभी मिसेस कपूर की वहां पर आ जाती है और वो जब आरुषि को दुल्हन के रूप में देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरुषि उनके आंसुओं को साफ करते हुए कहती है, मॉम आप रो क्यों रही है, मैं आपसे ज्यादा दूर थोड़ी जा रही हूँ। मैं बस आपसे 1 किलोमीटर की दूरी पर रहूंगी। आपका क्या मन करे तब आप मुझसे मिलने के लिए आ सकती हैं, या फिर आप मेरे साथ ही मेरे ससुराल में चल सकती है। वैसे भी मैं आपकी इकलौती बैठी हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने माँ बाप का ध्यान रखूं। मिसेस कपूर उसकी बात सुनकर स्माइल करती है और कहती है, अब मुझे हंसना बंद करो और मैं नहीं आने वाले तुम्हारे इन बातों में। अगर तुम्हें इतना ही प्यार है मुझे तो अपने हस्बैंड को बोलो ना, वहीं आकर हमारे साथ हमारे घर में रहे। आरुषि अपनी माँ की बात सुनकर उन्हें अपने गले से लगा लेती और कहती है, मॉम आपको पता ना ऐसा नहीं हो सकता। और डॉन टी वरी मैं आपसे रोज मिलने आऊंगी, आप मत आना मेरे पास अगर आपको नहीं आना है तो। फिर मिसेज और मिस्टर कपूर और उसका हाथ पकड़ के नीचे मंडप के पास लेकर आते हैं। फिर पंडित जी के कहने के हिसाब से वह जाकर ऋषि के बगल में बैठ जाती है। पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ ही रहे होते हैं कि तभी गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सारे लोग एकदम से डर जाते हैं। और तभी एक रौबदार आवाज उन सबके कानों में पड़ती है, मेरे बिना इस शादी को स्टार्ट करने की हिम्मत किसके अंदर आ गई। उस आवाज को सुनकर कितने लोग तो डर जाते हैं कि यहाँ पर साथ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन जो उसे समाज को पहचानते थे उनके चेहरे पर इस महीना जाते हैं। और वही जब रिधा सामने देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वह हम दौड़कर अपने डैड को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, फाइनली आप आ ही गए मुझसे मिलने के लिए। अभिमन्यु जी उसे अपने गले से लगाकर उसके माथे पर किस करते हैं और कहते हैं, मेरी इकलौती बेटी की बेटे की शादी है, मुझे तो आना ही था। मैं अपने पोते की शादी कैसे मिस कर सकता हूँ। रिधा उसकी बात सुनकर मुंह बना लेती है और कहती है, मतलब आप अपनी पोते के लिए आए हो, मेरे लिए नहीं। अभिमन्यु जी उसकी इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा देते और कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए तो आया हूं, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम नहीं होती तो मेरा पता नहीं होता, तो फिर मैं यहाँ पर आता ही नहीं। उसके बाद मंत्रों और उच्चारण के साथ इवान आरुषि की शादी स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों 7 फेरों के साथ साथ वचन लेते हैं एक दूसरे का साथ निभाना का। उसके बाद सारी रीति रिवाज के साथ उसका घर में स्वागत किया जाता है। इस शादी से सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश है, और अगर सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वो थी रिधा, जो इस बात की खुशी मनाते घूम रही थी कि वो सांस बन गई है। इवान का बेडरूम कमरे में हल्की मोमबत्तियों की रोशनी थी, गुलाबों की खुशबू हवा में घुली हुई थी और खिड़की से छनकर आती चांदनी पूरे माहौल को और भी जादुई बना रही थी। चारों तरफ फैले फूल सजी हुई थी। यह रात सच में खास थी। आरुषि भारी लहंगे और गहनों से सजी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी झिझक थी। शादी की रस्में खत्म हो चुकी थी, पर इस रात का एहसास उसके दिल को बेसब्र भी कर रहा था और हल्की घबराहट भी दे रहा था। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई।
उसने अपने कांपते हाथों से अपना लहंगा ठीक किया और घूंघट को हल्का सा नीचे किया। तभी दरवाजा खुलता है और इवान अंदर आता है। क्रीम कलर की शेरवानी में बेहद आकर्षक लग रहा था। उसकी आंखें आरुषि पर टिक गईं। उसे इस तरह झुके हुए बैठे देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। इतना मत घबराओ आरुषि, हम दोनों के लिए ये रात उतनी ही नई है जितनी तुम्हारे लिए। आरुषि ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। इवान धीरे से आगे बढ़ा और उसके सामने बैठ गया। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ उसकी नजरें पढ़ने की कोशिश की। तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। आरुषि ने हल्के से पलकें झुका ली। इवान ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लेता है, तभी उसे एहसास होता है आरुषि की उंगलियां ठंडी थीं, शायद नर्वसनेस की वजह से। फिर वो बड़े ही प्यार से कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? आरुषि अपनी हल्की आवाज में कहती है, मुझे नहीं पता, ये सब नया है, थोड़ा अजीब भी लग रहा है। इवान उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम इसे अपने तरीके से, अपने वक्त पर आगे बढ़ा सकते हैं। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई मजबूरी नहीं। तुम जितना चाहो उतना टाइम ले सकती हो। वैसे भी इससे ज्यादा क्या ही होगा, मेरी मॉम को थोड़ा लेट से ग्रैंडमदर बन पाएंगी, बट कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। उसके ये शब्द सुनकर आरुषि के अंदर की घबराहट थोड़ी कम हो गई। फिर वह अपनी नजर उठाकर इवान को देखती है। उन आंखों में सच्चाई थी, अपनापन था, और सबसे बढ़कर एक अनकहा वादा था। तभी इवान कहता है, तुम थक गई होगी और यह सब बहुत भारी होगा। आरुषि ने हल्का सिर हिलाया। इवान फिर कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं इन्हें उतरने में। आरुषि हिचकिचाते हुए हामी भर देती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। इवान फिर धीरे से उसका दुपट्टा हटाता है और फिर उसके गहने एक एक करके उतारने लगता है। उसके हर स्पर्श नर्म था, हर हरकत में सम्मान था। जब उसने उसकी चूड़ियां उतारी तो आरुषि की सांसें तेज हो गईं। इवान फिर आरुषि से कहता है, आरुषि, मैं चाहता हूं कि जब भी तुम तैयार हो तभी हम आगे बढ़ें। मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा। आरुषि उसकी बात सुनकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं जानती हूं इवान, और शायद इसी वजह से मैं अब डर नहीं रही हूं। उसकी इस बात को सुनकर इवान के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है और फिर वो अपनी उंगलियों को उसके बालों में फेरते हुए धीरे से उसके फोरहेड पर किस करता है, जिससे आरुषि अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका दिल अब तेजी से धड़क नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे एक सुकून भरी लय में आ चुका था। फिर आरुषि आगे बढ़कर अपने होठों को इवान के होठों से मिला दिया होता है, जिससे इवान एकदम से शॉक रह जाता है और वो अब इवान को किस कर रही होती है। इवान भी अब आरुषि के किस का रिस्पॉन्स देने लगता है। इवान आरुषि एक दूसरे को बेतहाशा किस कर रहे होते हैं। तभी आरुषि को एहसास होता है कि उसने अभी क्या किया है। वो झटके इवान से दूर हो जाती है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। आरुषि अचानक से मुड़कर वहां से जाने लगती है कि तभी इवान पीछे उसको पकड़ लेता है और झटके से अपनी तरफ खींच लेता है। इवान के ऐसा करते ही आरुषि उसके सीने से आ लगती है। वाइफी प्लीज, इवान उसकी चिन को अपने हाथ से ऊपर करते हुए कहता है। आरुषि की नजरें इवान की नजरों जा मिलती है। आरुषि को इवान की आंखों में अपने बेहद प्यार और उमड़ते हुए जज्बात नजर आ रहा होते हैं। आरुषि की नजरें खुद पर खुद नीचे झुक जाती है, जिसे देखकर इवान के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो आरुषि को अपनी बाहों में उठा लेता है और आरुषि भी उसके गले में अपने हाथ डाल देती है। इवान उसे लेकर के बेड की ओर बढ़ जाता है। इवान आरुषि को बेड पर आराम से लेटा देता है और फिर वो अपना शर्ट उतारकर वही किनारे फेंक देता है। फिर वो आरुषि के करीब आ जाता है। अब आरुषि आराम से उसे देख पा रही होती है। शर्ट उतारने की वजह से उसकी मस्कुलर बॉडी साफ दिखाई दे रही होती है। इवान इस वक्त बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है। आरुषि एकटक उसे निहार रही होती है। उसका एक हाथ इवान के सीने पर होता है, जिससे वो इवान की धड़कनें महसूस कर पा रही होती है। आरुषि को खुद को ऐसे देखते हुए देख इवान स्माइल करते हुए आरुषि के माथे पर किस कर लेता है। इस प्यारे भरे एहसास से आरुषि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इवान अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालते हुए आरुषि को निहारने लगता है और निहारते हुए मन में खुद से कहता है, ये जो सामने है बस हमारी है, इनकी ये श्रृंगार हमारे लिए है। आरुषि बस हमारी है, सिर्फ हमारी। मैं आज इन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। बस आज की रात और सारी दूरियां खत्म हमेशा के लिए, फिर भी मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। वहीं आरुषि की सोच तो इवान से भी ज्यादा डेंजरस होती है। आरुषि इवान को देखते हुए मन में कहती है, हाय ये हैंडसम इंसान मेरा है, मतलब हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। हाय इनकी बॉडी तो देखो, कितनी हॉट बॉडी है इनकी। क्या हम इन्हें कहीं भी छू सकते हैं? ये सच में हमारे पति है। हाँ और नहीं तो क्या।
इवान बस हमारे हैं, बस आज की रात हम उन्हें, मतलब हम दोनों की सारी दूरियां आज मिटा ही देंगे, फिर कोई नहीं आएगा हमारे बीच। ये सब सोचते हुए आरुषि की आंखों में एक अलग ही चमक होती है। आरुषि का लहंगा एक साइड से उसके थाई तक ऊपर चढ़ गया होता है, जिस पर जाकर इवान की नजरें ठहर जाती है। आरुषि को ऐसे देखकर इवान बहक रहा होता है। आरुषि का ये रूप उसे और भी ज्यादा पागल बना रही होती है। आरुषि जब इवान को देखती है तो उसको अपने को इस तरह देखते हुए देखकर आरुषि की नजरें शर्म से झुक जाती है। उसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता है। इवान की नजरों की तपिश आरुषि को अपने ऊपर ऐसे लग रही होती है जैसे आग किसी बर्फ की शिला को पिघला रही हो। आरुषि के शर्म से हुए लाल चेहरे को देखकर इवान के होठों पर मुस्कान आ जाती है। अन्या, यू आर सो इनोसेंट, इवान उसे देखते हुए अपने मन में कहता है। फिर वह आरुषि के करीब जाकर उसकी चिन को अपने एक हाथ से ऊपर उठाता है, जिससे आरुषि की नजरें इवान की नजरों से जा मिलती है। पता नहीं क्यों आज आरुषि उसकी नजरों का सामना नहीं कर पा रही होती है। इवान उसको कमर से पकड़कर अपने पास खींचता है और खुद से सटा लेता है। उसके ऐसे करने से आरुषि उसके सीने से आ लगती है और उसके हाथ इवान के सीने पर ठहर जाते हैं। इवान उसे अपनी बाहों में भर उसके बालों को सहलाने लगता है। थैंक यू वाइफी, मेरे जिंदगी में आने के लिए। आई लव यू अन्या, आई लव यू सो मच, इवान उसके माथे पर किस करते हुए कहता है। इवान के इतना कहने पर आरुषि के हाथ इवान पर कस जाते हैं। उसके शरीर में बिजली सी दौड़ने लगती है और वह दूसरी तरफ मुड़ने लगती है। तभी इवान उस पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है और अपनी बाहों में भर लेता है। वाइफी प्लीज आज नहीं, इवान उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहता है। आरुषि इस बार कुछ नहीं कहती और करती है तो इवान अपना चेहरा आगे कर धीरे से आरुषि के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे प्यार से किस करने लगता है। आरुषि भी उसका साथ दे रही होती है। इवान के हाथ धीरे धीरे आरुषि के पूरे शरीर पर घूमने लगते हैं और आरुषि के हाथ इवान के बालों में चलने लगते हैं। वो दोनों बहुत शिद्दत से एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और वक्त के साथ उनकी किस और गहरी होती चली जाती है। इवान बस आरुषि को अपने अंदर समा जाना चाह रहा होता है और इधर आरुषि उसके प्यार की चाहत में डूबती ही जा रही होती है। आरुषि को किस करते हुए इवान ने अपने एक हाथ से आरुषि के सिर को सपोर्ट देने के लिए पीछे से पकड़ा हुआ होता है और उसका दूसरा हाथ आरुषि की कमर को सहला रहे होते हैं और आरुषि के हाथ इवान के कंधे पर कसते हुए चले जाते हैं। कुछ देर बाद इवान अपने होठों से आरुषि के होठों को आजाद करता है और अपना मांधा आरुषि के माथे से जोड़ देता है। दोनों की नाक आपस में टकरा रही होती है। आरुषि इवान दोनों ने एक साथ अपनी आंखें खोली और आंखें खुलते ही दोनों की नजरें एक दूसरे से जा मिली। आरुषि को इस वक्त इतनी शर्म आ रही होती है कि वह इवान की नजरों से दूर खुद को कहीं छुपा लेना चाह रही होती है और इधर इवान प्यार से आरुषि को निहारे जा रहा होता है। आरुषि शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। इवान रह रह के आरुषि पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा होता है। आरुषि का दिल और जोरों से धड़कने लगता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसका दिल अभी सीने से उछलकर बाहर उसके हाथ में आ जाएगा। आरुषि शर्मा कर पीछे की ओर मुड़ जाती है और वह लंबी लंबी सांसें ले रही होती है। ये देखकर इवान मुस्कुराते हुए वह पीछे से आरुषि के बालों को अपने एक हाथ से एक तरफ करते हुए उसके कंधे पर अपना चेहरा रख देता है। इवान के हाथों की छुअन अपनी पीठ पर महसूस होते ही आरुषि की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। उसकी छुअन से आरुषि के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ने लगती है। इवान धीरे से आरुषि के ईयरलॉब पर बाइट करता है, जिससे आरुषि की आह निकल जाती है। वाइफी, आज मत रोको मुझे, आज मैं बस तुम्हारे प्यार में बह जाना चाहता हूँ और ये रात हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और हसीन रात बनाना चाहता हूँ। बस मुझे तुम में डूब जाने दो, इवान मदहोशी भरी आवाज में आरुषि से कहता है और उसकी गर्दन को प्यार से चूमने लगता है। इवान की मदहोश कर देने वाली नशीली आवाज सुन आरुषि की धड़कनें बंद हो जाती है और सांसें थम सी जाती है और वही इवान आरुषि की आंखों में बहुत प्यार से देख रहा होता है। फिर वह आरुषि को देखते हुए ही उसकी तरह थोड़ा सा और झुकते हुए आरुषि की गाल को अपनी होंठों से छू लेता है। ऐसा होते ही आरुषि अपनी आंखें बंद कर लेती है तो ये देख इवान उसकी दूसरे गाल को भी चूम लेता है। फिर बारी बारी दोनों आंखों को चूमता है। उसकी हर एक हरकत से आरुषि की सांसें तेज हो रही थी। तभी इवान आरुषि को होंठों को दोबारा छूने के लिए उसके होंठों के पास जाता है। वही आरुषि को जैसे ही इवान की गर्म सांसें अपनी होंठों पर महसूस होती है तो वह इवान को थोड़ा सा पुश करते हुए साइड से जाने लगती है। फिर इवान धीरे धीरे उसके पास आता हुआ अपने दोनों हाथों को आरुषि की पेट पर लिपटते हुए उसकी गर्दन पर होंठों को रख बहुत ही पेशेनेटली किस करने लगता है। किस करते हुए ही इवान आरुषि की उसके कंधे से नीचे कर देता है और उसके कंधों पर बाइट करते हुए किस करने लगता है। इवान के ऐसा करते ही आरुषि की मुंह से सिसकारियां निकलने लगती है। आहा,
आरुषि की सिसकारियों से उत्तेजित इवान होकर एक झटके से उसके ऊपर आ जाता है और वही आरुषि की आंखें तो इवान की खुली छाती पर टिक गई होती है और वह भूखे शेरनी की तरह इवान की सीने को घूर रही होती है। आरुषि की नजरों को खुद के सीने पर देख इवान के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। वह आरुषि की हाथों को थामे हुए अपने सीने पर रख देता है। ऐसा होते ही आरुषि और इवान दोनों के सीने में आग लग जाती है। कुछ पल बाद आरुषि इवान के सीने से नजरें हटाकर इवान की चेहरे को देखती है। इवान भी आरुषि के चेहरे को ही देख रहा होता है। ऐसे ही एक पल में दोनों की होंठ धीरे धीरे मिल गए और दोनों एक दूसरे को फ्रेंच किस करने लगे। दोनों की ही आंखें बंद हो गई थी। इस पल को दोनों ही बहुत डीपी महसूस कर रहे थे, जहां इवान की हाथ अन्या की पूरी बॉडी पर घूम रहे थे और वही आरुषि की हाथ अद्विक के खुली सीने पर चल रही थी। किस करते हुए ही इवान आरुषि की ड्रेस को पूरी तरह उतार के एक साइड फेंक देता है। ऐसा होते ही आरुषि की बंद आंखें खुल जाती हैं और उसकी नीली नशीली आंखें इवान को देखने लगती हैं, जिसकी आंखें अभी भी बंद होती हैं। इवान की चेहरे की हर एक हिस्से को अन्या अपनी खुली आंखों से देखे जा रही होती है। एक लंबी किस के बाद जाकर इवान ने आरुषि को होंठों को छोड़ते हुए आंखें खोलता है और आंखें खोलते ही उसकी नजर आरुषि की खुली आंखों से जा टकराए। आरुषि तो इवान के छोड़ते ही लंबी लंबी सांसें ले रही होती है, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही होती है, जो बार बार इवान की खुली छाती से छू रही होती है, जिससे इवान की बॉडी की गर्माहट बढ़ती ही जा रही थी। उसकी नजरें बार बार आरुषि की ऊपर नीचे होती हुई चेस्ट पर जा रही थी। आरुषि ने जब इवान की नजरों का पीछा किया, उसकी आंखें नीचे हो गई और गाल शर्म से लाल। वही इवान ने धीरे धीरे कर उसकी कानों की झुमका निकाल दी और उसके गले में पहना हुआ नेकलेस को निकालकर साइड में फेंक देता है। उसके बाद इवान आरुषि की ऊपर से उठते हुए थोड़ा नीचे की ओर जाकर आरुषि की पैर को अपनी हाथों की उंगलियों से बहुत ही सिडेंटिव वे में छूता है। इवान के ऐसा करते ही आरुषि अपने पैरों को सिकोड़ लेती है। ये देख इवान उसकी पैर को टाइटली पकड़ते हुए धीरे धीरे किस करता है। उसके हर एक किस से आरुषि अंदर तक तड़प उठती है और अपने हाथों की मुट्ठी में बेड सीट को पकड़ लेती है। वही इवान उसके पैरों को किस करते हुए थाइस तक आ जाता है। आरुषि अब बेड शीट को छोड़कर इवान को पकड़कर उसे आगे आने से रोक देती है। ऐसा होते ही इवान थोड़ी नाराजगी भरी नजरों से आरुषि को देखता है। आरुषि जब इवान की आंखों में देखती है तो उसे इवान की आंखों में उसे अपने लिए बेशुमार प्यार, उसे पाने की तड़प, उसके प्यार का जुनून और उसकी दीवानगी साफ दिखाई दे रही थी। वो कुछ पल के लिए इवान की आंखों में खो जाती है और फिर उसे देख हांफते हुए कहती है, गुदगुदी हो रही। ये सुनते ही इवान की होंठों पर मुस्कुराहट आ जाता है। फिर वह आरुषि की बातों को मानते हुए ऊपर आ जाता है और आरुषि को डिजायर वाली नजरों से देखते हुए उसकी हाथों की उंगलियों में अपनी हाथों की उंगलियां फंसाते हुए बेड पर दबा देता है। आरुषि इवान के ऐसा करते ही उसे मासूम नजरों से देखने लगती है तो इवान एक कातिलाना स्माइल पास कर उस गुलाब की पंखुड़ियों के बीच लेटी हुई अपनी मोहब्बत को एक नजर देख कहता है, आज कुछ भी कर ले तुम नहीं बचने वाली हमसे। इवान ये कहते ही आरुषि की बातों को इग्नोर कर उसके कॉलर बोन को किस करते हुए काटने लगता है। ऐसा करते हुए इवान आरुषि की खुली पेट को सहलाए जा रहा था। आरुषि की सिसकारियां फिर से उस कमरे में सुनाई देने लगती है। इवान अब बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और धीरे धीरे उसकी किस बहुत ज्यादा वाइल्ड होते जा रही थी। कुछ ही पल में इवान आरुषि को झटके से पलट देता है और अपने हाथों से उसकी ब्रा की हुक को खोल देता है। उसकी पीठ को बेहद पेशेनेट की चूमने लगता है। आरुषि बस उसके नीचे दबी हुए ही रह जाती है। कुछ पल उसकी पीठ को बहुत सारी लव बाइट देने के बाद इवान आरुषि को अपने तरफ पलटते हुए उसकी ब्रा को भी खींचकर उसकी शरीर से अलग कर देता है। आरुषि जल्दी से अपने दोनों हाथों से खुद को कवर करने लगती है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार हो जाती है। वो खुद को कवर कर पाती इससे पहले ही इवान के हाथों ने उसके दोनों हाथों पर कब्जा बना लेता है और इवान की होंठ उसके कॉलर बोन से होते हुए उसकी सीने पर चली जाती है। वो बहुत ही सॉफ्टली उसके पूरे शरीर को सक किए जा रहा था। आरुषि भी अब पूरी उत्तेजित हो चुकी थी। ये देखते हुए इवान आरुषि की हर एक हरकत को, उसके छूने से होने वाली हर मूवमेंट को अपनी आंखों में बसाने लगता है। फिर खुद को और कंट्रोल ना करते हुए आरुषि और खुद की बची कुची कपड़े उतार देता है और आरुषि की पूरी बॉडी पर अपने प्यार की निशानियां छोड़ने लगता है। आरुषि की सिसकारियां हर एक बीतते पल के साथ बढ़ने लगती है। इवान ने उसका हाथ भी छोड़ दिया था। आरुषि जैसे ही अपने हाथों को आजाद देखती है, वह इवान को झटके से खुद के नीचे करते हुए खुद उसके ऊपर उसकी सीने पर अपनी होंठ फिराने लगती है। इवान का रहा सहा कंट्रोल भी आरुषि की ऐसी हरकत से खत्म हो जाता है। वह भी अपने हाथों को आरुषि की बॉडी पर इधर से उधर फिराने लगा। आरुषि उसकी हाथों की टच को फील करते हुए और ज्यादा रूफली इवान की सीने पर किस करते हुए बाइट कर लेती है। ऐसा होते ही इवान झटके के साथ आरुषि को अपने नीचे दबाते हुए उसके अंदर इंटर कर जाता है। वही इवान को अपने अंदर महसूस करते ही आरुषि की चीखें निकल जाती है। आह, आरुषि की चीख सुन इवान उसकी होंठों को अपने होंठों में लिए बहुत सॉफ्ट किस करते हुए उसे रिलैक्स करता है। इवान इस बेचैनी में भूल ही गया था कि ये आरुषि का भी पहली बार है।
कुछ ही देर बाद अयाना की आंखों से आंसू निकलकर बेड के पिलो को भिगोने लगते हैं, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था, एक खुशी थी, क्योंकि आज वो और इवान पूरी तरह से एक दूसरे के हो गए थे। आज वह दोनों सही मायने में एक हुए थे। आरुषि ने आज इवान को अपने दिल से अपनाया था, जिसकी गवाह ये रात और उनका प्यार था, और आज दोनों ही इस प्यार के सफर में पूरी शिद्दत से एक दूसरे के हो गए। कुछ टाइम बाद जब आरुषि शांत हो जाती है तब जाकर इवान भी एक राहत की सांस लेता है और आरुषि की होंठों को चूमने के साथ साथ उसकी सीने में हाथ फेरते हुए अपनी रफ्तार बढ़ा देता है। अब आरुषि भी उसका साथ दे रही थी, काफी हद तक उसका दर्द कम हो जाता है और अब उसे भी बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही होती है। रात गहरी हो रही थी, चांदनी उनकी परछाइयों को अपने आगोश में ले रही थी, और इस रात की खामोशियां दो आत्माओं के मिलन की गवाह बन रही थीं। सुबह की हल्की गुलाबी रोशनी कमरे में फैली हुई थी। आरुषि ने करवट बदली तो उसके बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। वह हल्की सी कुनमुनाई और अपनी आंखें आधी खोलते हुए इवान की ओर देखा। इवान उसकी ओर पीठ करके लेटा हुआ था, लेकिन उसकी सांसों की रफ्तार बता रही थी कि वह जाग चुका है। आरुषि ने धीरे से उसके कंधे पर अपनी उंगलियां फिराई। इवान, उसकी आवाज में नींद भरी मिठास थी। इवान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुराया और अपना हाथ पीछे ले जाकर आरुषि की कलाई पकड़ ली। अभी मत उठो, वो फुसफुसाया। उसकी आवाज भारी थी, मानो अभी अभी नींद से बाहर आया हो। आरुषि ने हल्के से हंसते हुए उसकी पीठ पर उंगली से कुछ आकृतियां बनानी शुरू कर दी। तुम्हें पता है, आज हमारी शादी की पहली सुबह है, हमें जल्दी उठना पड़ेगा। इवान ने आंखें खोली और करवट लेकर उसकी ओर देखा। सिर्फ एक दिन, उसने जानबूझकर गहरी आवाज में कहा। मुझे तो लग रहा है कि मैंने तुम्हें सदियों से प्यार किया है। आरुषि का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। बहुत फिल्मी हो रहे हो, मिस्टर इवान। इवान ने उसकी कमर के चारों ओर हाथ लपेटकर उसे अपनी ओर खींचा। तो मिसेज इवान को अपने हस्बैंड के रोमांटिक होने से कोई शिकायत है? आरुषि ने मुस्कुराकर अपनी नाक से उसकी नाक को छुआ। शिकायत नहीं, लेकिन अगर तुम ऐसे ही बातें करते रहे तो हम सुबह का नाश्ता मिस कर देंगे। इवान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। ब्रेकफास्ट बाद में, पहले। और उसने हल्के से आरुषि के माथे पर एक प्यारा सा किस कर दिया। आरुषि ने उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुम बहुत लाजवाब हो इवान। इवान ने हंसते हुए कहा, पता है। और दोनों हंस पड़े। कमरे की हल्की धूप उनके बीच की मोहब्बत को और भी सुनहरा बना रही थी। थोड़ी देर बाद आरुषि गुस्से से बेड पर बैठी हुई होती है और इवान एक कोने में खड़ा होता है। तभी आरुषि उसके ऊपर तकिया फेंकते हुए कहती है, देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया, मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ। मैं अब नीचे कैसे जाऊंगी? अगर कोई मुझे इस तरह से चलता हुआ देखेगा तो कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में? इवान उसकी बात का आराम से जवाब देते हुए कहता है, अरे यार तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? सबको पता होगा रात को हम लोगों ने क्या किया है। वैसे भी ये तो नॉर्मल बात है ना, सारे लोग तो ये करते ही। वो लोग भी के होंगे तो मुझे नहीं लगता वो लोग कुछ गलत सोचेंगे तुम्हारे बारे में। आरुषि दूसरा था क्या उसके ऊपर फेंकते हुए कहती हैं, हे भगवान तुम कितने बेशर्म हो, अपने घर वालों के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? इवान कहता है, अरे मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूँ, मैं गलत थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ। वो दोनों आगे बहस करने ही वाले होते हैं कि तभी उनके डोर पर नॉक होता है, जिससे उन दोनों का ध्यान उधर चला जाता है। इवान जल्दी से जाकर गेट ओपन करता है तो वहां पर एक मेड खड़ी होती है। इवान उसे देखते हुए कहता है, हाँ क्या हुआ? मेड कहती है, वो बड़ी मालकिन ने आप दोनों को नीचे बुलाया है। इवान कहता है, ठीक है तुम नीचे जाओ, हम आते हैं। थोड़ी देर बाद आरुषि किचन में खड़ी थी। हल्की हल्की खुशबू पूरे माहौल में घुल रही थी। उसके बगल में रिधा भी खड़ी थी, जो उसे ध्यान से देख रही थी। रिधा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम क्या बना रही हो? आरुषि ने दूध में उबलते चावल को हिलाते हुए जवाब दिया, आज मेरी पहली रसोई है ना, इसलिए मैं अपने हाथों से सबके लिए खीर बना रही हूँ। बाकी का खाना तो पहले ही बन चुका है। रिधा ने उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरानी जताई और मजाकिया लहजे में बोली, अच्छा तुम्हें खाना बनाना भी आता है? आरुषि ने हंसते हुए सिर हिलाया, हाँ मुझे अच्छे से खाना बनाना आता है। रिधा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झटकते हुए कहा, ओह लेकिन मुझे नहीं आता। आरुषि ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, कोई बात नहीं। वैसे भी आपको खाना बनाने की क्या जरूरत, इतनी सारी मैड्स हैं खाना बनाने के लिए, और अब तो मैं भी आ गई हूँ। रिधा उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी, सही कहा तुमने, लेकिन अब तुम आ गई हो तो कभी कभी तुम्हारी मदद तो ले ही सकती हूँ। आरुषि फिर किचन में चीनी का डब्बा ढूंढने लगती है और रिधा उसको ध्यान से देख रही होती है और फिर कहती है, आरुषि तुम्हें कुछ हुआ है क्या? आरुषि उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखती है और कहती है, मुझे कुछ हुआ है मतलब? रिधा कहती है, वो तुम अजीब तरीके से चल रही हो ना।
आरुषि उसकी बात सुनकर शर्मा जाती है और अपने मन में कहती है ये सारी गलती आपके बेटे की है, लेकिन वो ऊपर से मुस्कुराते हुए कहती है अरे वो क्या है ना, मेरा पैर फिसल गया था, मैं बाथरूम में गई थी। तभी किचन में मिशिका आते हुए कहती है आरुषि मेरे हिसाब से यह बहाना पुराना हो गया है, तुम्हें अपने लिए कोई नया बहाना बहाना ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि इस वाले बहाने को मैं और रिधा ने पहले ही यूज कर लिया है। आरुषि मिशिका की बात सुनकर झेप जाती है और कहती है मतलब ये हम दोनों के साथ भी हो चुका है, मैं अकेली नहीं हूँ। मिशिका मुस्कुराते से कहती है हाँ हमारे साथ भी हो चुका है और हमारी बेचारी रिधा के साथ तो अभी भी होता है, मेरी तो फिर आदत हो गई है। रिधा बेचारी उन दोनों की बातों को समझती नहीं है और बड़े ही इनोसेंट तरीके से कहती है हाँ रिधा को तो अभी भी कमर में दर्द हो रहा है, ओल्ड हस्बैंड बहुत बुरे हैं। हमें सीन शिफ्ट करके 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। घर के सारे फैमिली मेंबर डाइनिंग एरिया में बैठे हुए होते हैं और ब्रेकफास्ट सर्व करने का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक मेड आती है और सबको ब्रेकफास्ट सर्व करना स्टार्ट करती है। वो मेड जैसे ही रिधा और आरुषि के प्लेट में खाने को डालते हैं, दोनों अपना नाक पकड़ लेती है और फिर दोनों अजीब सा मुंह बनते हुए एक साथ कहती है छी ये कितना गंदा स्मेल कर रहा है, जल्दी से हटाओ मेरे पास से। उन दोनों की ऐसी हरकतें देखकर एसियल का जी अपनी भावे चढ़कर उन दोनों को देखने लगती है और कहती है आरुषि रिधा खाने को ऐसे नहीं बोलते हैं, ये क्या हरकत है। वो अभी इतना बोल ही रही होती है कि तभी वो दोनों अपना मुंह दबाकर वहां से उठाते हुए भाग जाती है। उसको ऐसे भागते हुए देखकर सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वही रिवास और इवान तो उन दोनों को ऐसे करता हुआ देखकर डर जाते हैं कि उन्हें हो क्या हो गया। फिर वो दोनों अपनी जगह से उठाते हुए कहते हैं हम उन्हें देखकर आते हैं। अलका जी उन दोनों को रोते हुए कहती हैं तुम दोनों में से कोई एक उन दोनों के पास जाओ और कोई एक डॉक्टर को कॉल करो। रिवास अपनी मॉम की बात सुनकर अपनी जगह पर ही रुक जाता है और कहता है क्यों, क्या हुआ मॉम, कुछ हुआ है क्या। मिशिका जब रिवास को ऐसे परेशान होते हुए देखते हैं तो वो उसे शांत करवाते हुए कहती है अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है तुम वापस से फादर बनने वाले हो और शायद ग्रैंडफादर भी। रिवास मिशिका की बात सुनकर हैरान हो जाता है, कहता है क्या। मिशिका कहती है हाँ यही बात है, मैं और मॉम उन दोनों को काफी टाइम से नोटिस कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद रिधा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होती है और वो उछलते हुए कहती है ओल्ड हस्बैंड मैं मॉम बनने वाली हूँ और ग्रैंड मदर भी, हाय मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। रिवास उसको इस तरह से उछलता हुआ देखकर उसे एकदम से पकड़ लेता है और कहता है बस उछालना बंद करो, मुझे पता है तुम ये बात मुझे 10 बार बता चुकी हो। रिधा कहती है तो क्या हुआ, मैं भी और 100 बार बता सकती हूँ क्योंकि मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। रिवास कहता है हाँ ठीक है, जितना मन करे उतना बता लेना, लेकिन अभी आराम करो। फिर ऐसी ही करके एक एक दिन बीतने लगता है। उन दोनों की प्रेगनेंसी की न्यूज सुनने के बाद अभिमन्यु जी भी यहीं पर आ गए थे और घर में इस वक्त हर तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। रिवांश का घर, सुबह का समय, डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे थे। माहौल शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन रिवांश और इवान की नजरें बार बार एक दूसरे से मिल रही थी, जैसे दोनों को किसी बड़े तूफान का आभास हो रहा हो। रिधा आंखों में आंसू लाते हुए कहती है ओल्ड हस्बैंड, मुझे लगता है कि अब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। रिवांश, जो सुकून से जूस पी रहा था, लगभग घुटने वाला था, उसने जल्दी से ग्लास टेबल पर रखा और चौंक कर कहता है क्या बेबी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया। रिधा गुस्से से कहती है आपने आज सुबह मुझसे गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा, मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि मैं बस आपकी जिम्मेदारी बनकर रह गई हूं। रिवांश हक्का बक्का रह गया। इवान, जो बगल में बैठा था, फुसफुसाया डैड भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। उधर आरुषि भी अपनी प्लेट को घूरते हुए इवान पर गुस्सा निकाल रही थी। आरुषि नाराजगी के साथ कहती है इवान तुम्हें पता है न कि मुझे अचार खाने का मन कर रहा था। इवान कंफ्यूज होकर कहता है हाँ तो। आरुषि रोने वाली शकल बनाकर कहती है तो फिर तुमने कल रात क्यों खा लिया, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। इवान ने आंखें बंद की और मन ही मन खुद को कोसने लगा, हे भगवान अब मुझे कहां से अचार लाकर दूं। रिवांश और इवान ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक ही बात थी, हम बर्बाद हो गए। दूसरा सीन, जब रिवांश और इवान ने मूड स्विंग से बचने की कोशिश की लेकिन फेल। रिवांश और इवान ने तय किया कि वे अपने अपने पत्नियों को खुश रखने के लिए उनका हर हुक्म मानेंगे। रिवांश प्यार से कहता है रिधा मेरी जान तुम्हें कुछ चाहिए। रिधा कुछ देर सोचती है और फिर कहती है हाँ मुझे चॉकलेट चाहिए। रिवांश उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ओह ये तो बहुत आसान है। फिर वह हंसते हुए नीचे किचन में जाता है और वहां से फ्रिज से चॉकलेट निकालकर रूम में लेकर आ जाता है और रिधा को चॉकलेट देते हुए कहता है ये रहा तुम्हारा चॉकलेट।
रिधा उसको गुस्से से देखती है और कहती है ये डार्क चॉकलेट है, मुझे मिल्क चॉकलेट चाहिए थी। रिवांश की हंसी वहीं ठहर गई। रिवांश सॉरी वाली मुस्कान के साथ कहता है ओके ओके मैं ले आता हूं। दूसरी तरफ इवान आरुषि के लिए पनीर रोल्स बना रहा था। इवान खुश होकर कहता है देखो तुम्हारे लिए खास अपने हाथों से बनाए पनीर रोल्स। आरुषि जोर से रोते हुए कहती है तुम्हें पता है न कि मुझे अभी पनीर की स्मेल भी बर्दाश्त नहीं होती, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। उसकी बात सुनकर इवान के चेहरे से रंग उड़ जाता है और वह धीरे से कहता है कि लेकिन अभी 2 घंटे पहले तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें पनीर खाना है। आरुषि गुस्से से कहती है ओह तो अब तुम मुझसे बहस करोगे। इवान उसकी बातें सुनकर एक गहरी सांस लेता है और अपने मन में कहता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा डेंजरस माफिया नहीं बल्कि प्रेग्नेंट बीवियां होती हैं। तीसरा सीन जब रिवांश और इवान को सब समझ आ गया। रिवांश और इवान अपने अपने कमरों से बाहर आए और थके हुए सोफे पर ढेर हो गए। रिवांश इवान को देखते हुए कहता है मेरे प्यारे बेटे इस दुनिया में तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा डेंजरस कौन है। इवान अपने सिर पकड़ते हुए कहता है डैड मेरे हिसाब से कोई डेंजरस नहीं है माफिया भी नहीं, क्योंकि असली टेरर तो प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स है। तभी अचानक दोनों के फोन पर मैसेज आता है। रिधा ने रिवांश को मैसेज करके कहा होता है ओल्ड हस्बैंड मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम चाहिए अभी के अभी। और वही आरुषि ने मैसेज करके कहा होता है इवान मुझे बटरस्कॉच आइसक्रीम खानी है जल्दी करो। रिवांश और इवान ने एक दूसरे को देखे और समझ जाते हैं अब तो भागना ही पड़ेगा। चौथा सीन जब रिधा और आरुषि ने एक साथ क्रेविंग्स बताई और रिवांश इवान पास गए। इवान और रिवांश दोनों हॉल में ही सोफे पर टेढ़े मेढ़े होकर सो रहे होते हैं, क्योंकि उनकी बीवियों ने उन्हें लात मार के अपने अपने कमरों से निकाल दिया होता है और फिर दोनों एक ही कमरे में जाकर हाथी घोड़े बेचकर सो गई होती हैं। रात के 2 बजे थे। रिवांश और इवान गहरी नींद में थे कि अचानक से उन दोनों को एक एक लात पड़ती है और दोनों नीचे जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे वह दोनों एकदम उठ जाते हैं और जैसे ही चिल्लाने वाले होते हैं वैसे ही उनकी नजरें अपनी बीवियों पर जाती है, जिन्हें देखने के बाद वो दोनों जिंदगी बिल्ली बन के सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी शाम को इन चारों ने आपस में कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ाई किया था और लास्ट में सारी गलती इन दोनों की सर पर डालकर इन लोगों को ऊपर से घर वालों से अलग डांट दिलवाई गई थी और रूम से बाहर तो निकला ही गया था। इसलिए वो इस वक्त वो दोनों शांति से उन दोनों के सामने अच्छे बच्चे की तरह खड़े हो जाते हैं। रिधा फिर रिवांश से डिमांड करते हुए कहती है ओल्ड हस्बैंड मुझे मोतीचूर के लड्डू चाहिए अभी। तभी उसके पीछे से आरुषि कहती है इवान मुझे पानीपुरी खाना है लेकिन खट्टे वाले पानी के साथ। दोनों पतियों ने एक दूसरे को देखा और साथ में करा उठे। रिवांश नींद में बड़बड़ाते हुए कहता है यार ये क्रेविंग सुबह नहीं आ सकती क्या। इवान रोने जैसा मुंह बनाकर कहता है मुझे समझ नहीं आता आधी रात को इनके दिमाग में ये ख्याल कैसे आते हैं। पर दोनों जानते थे कि मना करना मौत को बुलाने जैसा था। मजबूरी में उठे, ठंड में जैकेट पहनी और बिना कुछ कहे बाहर निकल पड़े। रिवांश बाहर निकालते हुए कहता है तू पानी पूरी ले आ, मैं लड्डू ले आता हूं और जल्दी निपटाते हैं इस मिशन को। दोनों अपनी बीवियों की फरमाइशें पूरी करने में लग गए, पर जब लौटे तो रिधा नाक सिकोड़ते हुए कहती है मुझे अब मोतीचूर के लड्डू नहीं चाहिए, मुझे गुलाब जामुन चाहिए। वही आरुषि मुंह बनाते हुए कहती है पानीपुरी अब मन नहीं कर रहा, मुझे दही भल्ले चाहिए। रिवांश और इवान के होश उड़ गए। दोनों ने चुपचाप अपनी कार की चाबी उठाई और एक दूसरे को देखते हैं जैसे कह रहे हो बस 9 महीने की बात है। पांचवा सीन जब रिधा और आरुषि को एक साथ रोने का मन किया। हॉल में बैठकर पूरी फैमिली नाइट में एक रोमांटिक मूवी देख रहे थे। माहौल अच्छा था, लेकिन अचानक सबकी नजरें रिधा और आरुषि पर टिक गईं। दोनों फूट फूट कर रो रही थीं। रिवांश घबरा कर कहता है अरे क्या हुआ। रिधा रोते हुए कहती है हीरोइन को छोड़कर हीरो दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, ये कितना बुरा है। इवान हैरान होकर कहता है पर अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही थी कि हीरोइन को उसे ठुकरा देना चाहिए। आरुषि सुबकते हुए कहती है हाँ, पर अब मुझे लग रहा है कि उसे एक और मौका देना चाहिए था। रिवांश और इवान ने एक दूसरे को देखते हैं और फिर चुपचाप टीवी बंद कर देते हैं। रिवांश फिर मुंह बनाते हुए कहता है अब तो टीवी देखना भी रिस्की हो गया है। सीन 6 जब रिधा और आरुषि का गुस्सा उबाल पर था। रिवांश और इवान खाना बना रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा और हेल्दी खाना जरूरी है। रिवांश खुश होकर कहता है आज मैंने रिधा के लिए उसकी फेवरेट पालक पनीर बनाया है। इवान कहता है और मैंने आरुषि के लिए स्पेशल खिचड़ी बनाई है। दोनों बड़ी शान से डिशेज लेकर हॉल में आए और अपनी पत्नियों के सामने रखा। रिधा गुस्से से कहती है पालक पनीर,
मुझे तो आलू पराठा चाहिए था। तभी आरुषि इवान पर चिल्लाते हुए कहती है, खिचड़ी? क्या मैं बीमार हूं जो ये खिला रहे हो? रिवांश और इवान ने हार मानते हुए सिर पकड़ लिया। रिवांश कहता है, तो अब? रिधा कहती है, अब आप जाओ और मेरे लिए आलू पराठा बनाओ। आरुषि, और मुझे मसाला डोसा चाहिए। रेवांश और इवान ने किचन की तरफ कदम बढ़ाया और मन ही मन सोचा, ये सिर्फ 9 महीने की बात नहीं है, ये हमारी परीक्षा है। ऐसी ही जैसे तैसे करके उनका 9 महीने बीत जाता है। इस बीच उन दोनों की हालत धोबी के गधे जैसी हो गई थी, ना घर के और ना घाट के। इस वक्त पूरी प्रताप फैमिली हॉस्पिटल में मौजूद थी, क्योंकि उन दोनों को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया था। रिवास इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था अगली बार के एक्सीडेंट की वजह से। अभिमन्यु जी जब रिवांश के चेहरे पर परेशानी वाले भाव देखते हैं तो आप उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, कहते हैं, उसे कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, सो रिलैक्स। 3 घंटे बाद एक नर्स आकर पूरे प्रताप फैमिली को इन्फॉर्म करती है कि उन दोनों को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, आप लोग उनसे जाकर मिल सकते हो। रिधा और आरुषि दोनों को एक ही विप वार्ड शिफ्ट कर दिया गया था। पूरी प्रताप फैमिली एक एक करके उसे वार्ड के अंदर चली जाती है। आरुषि को एक बहुत ही प्यारा सा बेबी बॉय हुआ था और रिधा को बेबी गर्ल। इवान सबसे पहले जाकर बेबी गर्ल को अपनी गोद में उठता है और कहता है, थैंक यू डॉल, मुझे भाई बनाने के लिए। और फिर वो उस बेबी गर्ल को रिवांश के हाथों में दे देता है। रिवांश भी उसे देखकर स्माइल करने लगता है। फिर इवान बेबी बॉय को उठना है और उसके फोरहेड पर किस करता है, कहता है, तुम्हारी छोटी सी बुआ आई है, उसे ज्यादा परेशान मत करना, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। फिर ऐसे ही एक एक करके पूरी फैमिली बच्चों से मिलती है। इस वक्त रिधा और आरुषि को भी होश आ चुका था और उन दोनों के चेहरे पर भी बहुत प्यारी से स्माइल थी। तभी सबसे लास्ट में मानव उस वार्ड में एंट्री लेट है और कहता है, ब्रो एक फैमिली फोटो तो बनती है ना। इतना बोलकर वह एक नर्स को अपना फोन पकड़ा देता है और खोलो उन सारे फैमिली के बीच में जाकर खड़ा हो जाता, क्या था, चलो हम सबकी फोटो क्लिक करो और बस इसी के साथ हमारी कहानी खत्म। तो फिर मिलते हैं दूसरी स्टोरी में आप सबके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe for more amazing stories.